कि देखो जब मेरा बायां हाथ उठे तो मत बजाना, दायां हाथ उठे तो बजा देना। आंधी का इंतजार करेगा कि कब आंधी आएगी, ये अपने आप गिरेंगे, है ना। आंधी नहीं आएगी, आंधी तो जाके पेड़ को हिलाएगा, है ना, गुपचुप हिलाएगा, पता न लगे कि कौन हिला रहा है। हिलाने के बाद आंस के आ जाए। हास्य को कैरियर बनाकर चलने वाले लोग हास्य पैदा नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं मयूर चौधरी और आज हम बात कर रहे हैं पद्मश्री सम्मानित श्री अशोक चक्रधर जी से। कविता का, हास्य का शिखर जिनको कह सकते हैं, और इनसे हम कविता के बारे में भी बात करेंगे और इनके बारे में भी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपने शिखर बता दिया है तो ये तो खतरनाक बात है। शिखर पर जाने से आप ऊपर से नीचे देखते हैं, लेकिन अगर आप धरा से जुड़े हुए हैं तो नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे। शिखर के पास स्पेस बहुत कम होता है, उस पर आप ही खड़े रह सकते हैं और कोई नहीं। लेकिन अगर आप तलहटी में हैं तो आप जो परिधि के ऊपर घूमेंगे भी ना, तो आपको 50,000 तरह के नज़ारे दिखाई देंगे। शिखर से आप नीचे देखेंगे तो आपकी टांगें कांपेंगी, लेकिन अगर नीचे से ऊपर देखेंगे तो आपके अंदर एक बलवती कामना होगी कि हम शिखर की ओर चलें और बढ़ें और ऊपर जाएं। तो जितने भी रचनाकार हैं, मैं अकेले अपनी बात नहीं कर रहा, मैं ये जानता हूं कि सब ज़मीन से जुड़े होते हैं, और जितना ज़्यादा ज़मीन से जुड़े होंगे उतना ही उनके पास यथार्थ होगा और कहने के लिए भाषा होगी। भाषा का संबंध आपकी भावनाओं से है। जितना व्यापक आप सोचेंगे उतने ही शब्द आपके सहयोगी बनेंगे, और शब्द अगर आपके पास हैं वो एक संपदा है, वो नीचे से ही मिलेगी, ऊपर से नहीं मिलेगी। क्योंकि शब्द को संवाद चाहिए, संवाद के लिए लोग चाहिए, लोगों के लिए बहुत सारे लोग चाहिए। जन संवाद करने के लिए आपको जनता का बनना पड़ेगा। तो कवि और लेखक जनता के बनकर ही शिखर पर जाने की योग्यता रखते हुए भी नहीं चाहते हैं, लेकिन शिखर पर जाने वाले लोग शिखर पर क्यों हैं और वो शिखर से कब उतरेंगे इसकी प्रतीक्षा करते हैं। बहुत अच्छे सवाल तो कम पड़ जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कविता की अगर बात करें, आपके जहन में शब्द पहले आते हैं या रस, हास्य, या जो करुणा आप उसमें देना चाहते हैं? किस तरह से आप? देखिए, हर कवि, हर लेखक की रचना प्रक्रिया अलग होती है। कई बार जैसे बीज से वृक्ष निकलता है तो बीज अपनी सत्ता, अपना अस्तित्व विलीन कर देता है मिट्टी में, और इतना विराट वृक्ष उसका ऊपर आ जाता है। तो बीज वपन कब हुआ, कब कोई थॉट आपके अंदर आया, उसका पल्लवन, उसका विकसन, उसका ऊपर उठना और सबको छायादार बन के राहत देना उसका धर्म बन जाता है। कैसे लिखते हैं, कौन से भाव कब आते हैं, ये उस भाव, भूमि और उसके आसपास के पर्यावरण, वातावरण और अंतःकरण से पता लगता है कि कौन धुकधुकियाँ आपके लिए प्रतीक्षारत हैं। अगर आप उन धुकधुकियों को सुनते हैं बिना शब्दों वाली, उन धुकधुकियों को पहचानते हैं, तो आपके अंदर भी कुछ धक धक करेगा, और वो धक धक छुक छुक करता हुआ रेलगाड़ी बन जाएगा शब्दों की, और अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। तो कवि के पास ऐसी बहुत सारी मालगाड़ी के डिब्बे होते हैं जिनमें इंजन नहीं लग पाया, तो गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। कहने से ज़्यादा अनकहा बहुत ज़्यादा होता है किसी भी समर्थ कवि के पास, लेकिन अनकहा जो बहुत रह जाता है वो कहाँ जाता है ये बाद में भूल जाता है, या कभी उसके अवचेतन से अचेतन में चला गया और रजिस्टर हो गया तो निकल के आता है, और निकल के पुनः अपने आप को स्थापित करते हुए उस भावलोक का प्रसार करता है जिसके लिए शब्द भंडार वो ढूंढता है। मेरे एक मित्र ने आपकी कविता, एक हास्य कविता जो थी, मेट्रो अगर मथुरा में आ जाए तो कैसा होगा, वो जब मुझे भेजी उन्होंने, तो मतलब उसे सोचकर भी, जो शब्द है सोचकर भी अंदर से गुदगुदी शुरू हो जाती है, हंसने को मन करता है एक एक शब्द उसका अगर हम देखें। तो ये मैंने किसी मुशायरे में नहीं सुनी, मुझे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुनने को मिली। जी, हमारा जो बचपन में हमने देखा है कि बहुत मुशायरे हुआ करते थे जी, लेकिन अब जो डिजिटल दौर आ गया है उसका मुझे एक अच्छाई भी दिखी है कि मुझे वो चीज़ भी सुनने को मिल गई आपकी, जो मैंने आपको लाइव
मैं नहीं सुन पाया, मुझे मौका नहीं मिला। और दूसरी तरफ इसका नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा है, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो अब नई पीढ़ी पूरा डिजिटल पर डिपेंड हो गई है, तो इससे क्या जो मुशायरा कल्चर जो था उस पर कोई प्रभाव पड़ता है इससे? नई सुविधाएं, नई तकनीक, नई विद्या पद्धतियां, इन सब से समाज बढ़ता है, पीछे नहीं जाता। तो मैं डिजिटल मीडिया का वंदन करता हूं, जिसके कारण आपकी चैनल चल रही है, जिसके कारण आप खबर समायोजित कर पाते हैं और देते हैं। ये बात अवश्य है कि पहले अगर 2-4 कवि होते थे, और वो इसलिए होते थे क्योंकि कवि सम्मेलन या मुशायरे में जाना है, तो उनकी परीक्षा इस बात में है और इस क्षमता में है कि वो सीधे संप्रेषित हो। है ना? संप्रेषण है तो ताली का बजना न बजना कोई मानी नहीं रखता। और से तो कटोरा लेके जैसे भीख मांगते हैं, ताली दे दो, ताली दे दो, वो करते हैं। फिर भी जनता इतनी उदार है कि कवि ने कहा भाई ताली बजा देते हैं, हमारा क्या जा रहा है। बाबा रामदेव ने कहा जितनी ताली बजाओगे इतना स्वस्थ रहोगे, तो तुम्हारे लिए थोड़ी बजा रहे हैं, तो बाबा रामदेव के शिक्षण के अनुसार अपना स्वास्थ्य वर्धन कर रहे हैं जी। लेकिन अगर तालियां स्वतः स्फूर्त हैं, किसी ने कहा नहीं है, पहले नहीं कहा जाता था कि तालियां बजाओ, ये कहना एक कवि के कमतर होने का एहसास कराता था कि क्या कर रहा है यार, हम सुन नहीं रहे क्या, तो ताली क्यों बजाएं, हमारी वाह तो अंदर से निकल रही है। अब तो ये वाली लाइन कविता का हिस्सा लगने लगी है कि आपकी तालियां चाहूंगा, ये वाली जो नहीं बजाए उसको अपराधी बना देते हैं कि सब तो हंस रहे हैं, तुम तो आपको क्या हो गया है। भाई ये उसका अधिकार है, कविता जिसके पास गई है उसके लिए एक मेटीरियल फोर्स है, उसकी वस्तु सत्ता है, उसमें वो हंसता है तो हंसता है, नहीं हंसता है तो नहीं हंसता है, तू बकता है तो बकता है ना। तो वक्ता होने का यही स्वाभिमान लेके तुम कि हमारे पास बड़ी क्षमता है, ये गलत है। जितना सौमनस्य से आप सुनाएंगे उतना ही प्रभाव ज्यादा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन मैं खुद इस जंजाल में फंस गया हूँ, क्योंकि अब अभ्यास ये हो गया है कि ताली न बजाएंगे तो तुमको कम करके आंका जाएगा, तो मुझे भी कहना पड़ता है भाई साहब ताली बजा देना। फिर मैं तरीके निकाल लेता हूँ कि बार बार ना कहना पड़े कि देखो जब मेरा बायां हाथ उठे तो मत बजाना, दायां हाथ उठे तो बजा देना। हर बार नया तरीका ईजाद कर लेता हूँ, हर बार नई टेक्नोलॉजी से, बिना ये कहे कि ताली बजाना। जैसे कहा मैंने कि देखिए हम दोनों की साझेदारी है इस कवि सम्मेलन में, आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, आधी सांस हमारी आधी सांस तुम्हारी। लेकिन अब आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि मैं तो कर रहा हूँ बोल के, आप कैसे करेंगे, सिद्ध करिए कि हम दोनों की साझेदारी है। कुछ ध्वनि मुझे भी पता लगे, मुझे भी इतना करके वो सब देर में समझते हैं, ताली बजाने लगते। अब मैंने एक फॉर्मूला बना लिया, तो किसी भी कवि सम्मेलन में हम गए तो इतना बोल दिया, मान लीजिए कि आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि बात अच्छी लगी, बात मैंने अच्छी कह दी, तब स्तब्ध रह गए, सिद्ध करिए, सिद्ध करिए, मैंने नहीं कहा ताली बजाइए। तो ये मेरा कौशल है, लेकिन ये नहीं कि आप ताली बजाओ ऐसा कह रहे हैं। अगर आप कवि हैं तो उनको प्रेरित करिए कि वो ताली बजाएं, और बिना ये कहे कि आप ताली बजाएं, एक चुनौती है। तो फिर लोगों ने कहना शुरू किया आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे आशीर्वाद मन तालियां दे दो, और क्या तुम्हारे माथे पे हाथ रख के तिलक लगाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका वक्तव्य मैंने सुना कि चेहरे की मांसपेशियां, तो मैं आपको हंसी का वैज्ञानिक भी कह सकता हूँ। आप जितना बारीकी से मांसपेशियों के बारे में और हमारे दिमाग के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं आपको हंसी का वैज्ञानिक कह सकता हूँ। मैं संगीत विशारद मैंने किया है, तो हमारे गुरुजी कहते थे कि चेहरे को इसको थोड़ा सा ऐसे करके गाओ, वही चीज। तो मैं वो ख्यालों में खो गया जब मैं आपकी बातें सुन रहा था कि क्या कहते हैं मांसपेशियां ऐसे चीजें काम करती हैं। तो अभी जो आपने एक बहुत ही सोचने वाली बात बताई है कि एक कवि के श्रेष्ठ होने के आकलन की अगर बात की जाए, तो क्या उसके अंदर आप किस आधार पर ये एक पब्लिक को ये देखना चाहिए, श्रोताओं को ये देखना चाहिए कि वो कैसे निर्धारित करें? अभी मैं देखता हूं मंच पर कि बहुत ही उच्च श्रेणी के कवि एक साइड में बैठे हैं और उनको वो उतना महत्व नहीं दिया जा रहा। उनके साथ में एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्यादा है, लेकिन कविता में कोई ज्यादा
योगदान नहीं है, ऐसा मेरे विचार हो सकते हैं। लेकिन उनको ज़्यादा वजन, ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, सम्मान ज़्यादा दिया जा रहा है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक और मेरा सवाल है, पहले भी ये होता था कि सत्ता पक्ष की तारीफें कवियों के द्वारा हमें सुनने को मिलती थी और सवाल भी सुनने को मिलते थे, ये अभी भी है। लेकिन एक और चीज देखी है कि कवि सत्ता के साथ, जैसे परिवर्तन सत्ता में हुआ तो उन्होंने भी अपना रुख बदल लिया। मतलब तब तारीफ करते थे, अब कोई और है तो उसकी तारीफ करते हैं। तो उनके लिए कोई दो शब्द अगर आप कहना चाहें। अब आप बाध्य कर रहे हैं तो मैं कहूँगा, अन्यथा ये भी मेरे योग्य सवाल नहीं है। बाध्य कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि देखिए क्या है कि कवि भी एक सामाजिक प्राणी है, एक परिवारी व्यक्ति है, उसके बाल बच्चे हैं, घर बार है। तो अगर वो आम खरीदने जाएगा तो पैसे देने पड़ेंगे, और अगर वो किसी आम के पेड़ के नीचे बैठ जाएगा तो तोड़ना तो गलत बात है। आंधी का इंतजार करेगा कि कब आंधी आएगी, ये अपने आप गिरेंगे, है ना, आकाश से गिरेंगे, वो सब इकट्ठा कर लेगा, सारा उसके पास आ जाएगा। आंधी नहीं आ रही साहब, आंधी नहीं आएगी, आ रही तो जाके पेड़ को हिलाएगा, है ना, गुपचुप हिलाएगा, पता न लगे कौन हिला रहा है। हिलाने के बाद उसके आ जाए। तो अब किसको हिलाएगा? जो पेड़ जैसे शीर्षस्थ लोग हैं उनके चरणों में जाके झुकेगा। तो पेड़ के चरणों में जाके झुका और पेड़ को इतना हंसाया, पेड़ को इतना झनगत कर दिया कि उसके आम बरसने लगे। तो वो तो रोजाना यही करेगा, वो ठेले वाले से क्यों खरीदेगा? बहुत अच्छे से आपने जवाब दे दिया। और एक लास्ट, क्योंकि हास्य दिवस है, उसके परिप्रेक्ष्य में भी और एक नई पीढ़ी को आप संदेश देने के परिप्रेक्ष्य में भी कि किस तरह से उनको मंच पर आने के लिए जो इंतजार कर रहे हैं, बेताब हैं, अपना एक करियर उसमें देखते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जो हास्य को कैरियर बनाकर चलने वाले लोग हास्य पैदा नहीं कर सकते। जिनके अंदर सहज वृत्ति है हास्य की, जो चीज़ों को उस तरह से देखना जानते हैं जिसमें आप ही देख पा रहे हैं, दूसरा नहीं देख पा रहा, आपके अंदर हास्य एक कौशल है। वो कौशल पाठशाला में भेज के हास्य की कक्षा लेने से नहीं आएगा। वो एक प्रातिभ चीज़ है, वो अंदर का स्रोत है, वो एक ऐसा सोता है जिसके अंदर एक पूरा सागर सोता है और उसी की फुहार ऊपर आती है तो बाहर आती है। इसलिए मैं नहीं जानता कि हास्य किसी को सिखाया जा सकता है, एक वृत्ति है जो उसके अंदर होती है, होनी चाहिए। 2 लाइन अगर आप कोई सुनाना चाहें, समाप्त करते हैं। देखिए, मैं 2 लाइन में ये कहता हूँ इस समाज से और आप सब से कि तू गर दरिंदा है, हंसी तो आएगी नहीं दरिंदे को, तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, ये उदासी का मरुस्थल, ये उदासी का श्मशान घाट तेरा है। तू गर दरिंदा है तो ये मसान तेरा है, अगर परिंदा है तो आसमान तेरा है। वाह, ऊपर जाएगा, हंसेगा, मुस्कुराएगा, बहुत बढ़िया, हवा देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। सुन रहे थे श्री अशोक चक्रधर जी को। इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें जननाद से। नमस्कार।